तो कैसे हैं आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में स्वागत है, बंधन है, अभिनंदन है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 की, जिसमें हम कंप्लीट बात करेंगे। और दोस्तों लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जो आदेश जारी हुआ है उस पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो यदि आप लोग कंप्लीट देख लेते हैं तो यहाँ से आपकी सारी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी, जैसे कि बीएड को प्राथमिकता मिलेगी या डीएड को प्राथमिकता मिलेगी, है ना दोस्तों, है ना। एज कितनी रहेगी, है ना, कब डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, क्या क्या अपलोड करना है, ये सारी समस्या आज क्लियर होने वाली है, इसलिए आपको शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देखना होगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए दोस्तों, कार्यालय लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल गौतम नगर द्वारा ये जारी हुआ है लेटर, और 17 ये तो आप लोगों को सबको पता होगा। देखिए प्राथमिक शिक्षा आहत पाए गए आवेदकों के लिए काउंसलिंग, है ना, ये दिशा निर्देशिका दी है, तो इसको आप आराम से पढ़ लें, है ना दोस्तों। देखिए मैं शैक्षणिक अहर्ता पे आता हूँ। सबसे पहले देखिए बहुत सारे लोगों को कमेंट्स आ रहा था कि बीएड को मान्यता मिली है कि नहीं मिली। देखिए जिलावार प्रवर्धित ये संलग्न है। देखिए शैक्षणिक योग्यता एवं व्यावसायिक अहर्ताएं, देखिए भर्ती नियम 2018 के अनुसार अनुसूची दी है। प्राथमिक शिक्षक हेतु, प्राथमिक शिक्षक भर्ती हेतु नियम 18 नियम 8 की अनुसूची 3 के अनुसार निम्न योग्यता धारित करना अनिवार्य होगा। नंबर 1, प्रोफेशनल एग्जाम बोर्ड मध्य प्रदेश द्वारा आयोजित प्राथमिक शिक्षक परीक्षा 2020 में उसको उत्तीर्ण करना होगा। देखिए सबसे पहले तो आपको जो प्रोफेशनल एग्जाम हो, मतलब पीईबी द्वारा जो एग्जाम हुआ था उसकी परीक्षा आपको क्वालिफाई करनी होगी, ठीक है ना। दूसरा नंबर पे कम से कम 50% अंकों के साथ हाई सेकेंडरी अथवा इसके समकक्ष प्रारंभिक डिप्लोमा, 2 वर्षीय डिप्लोमा। देखिए 50% अंक के साथ, देखिए 45% होगा यदि आपका 12वीं में तो नहीं चलेगा, 50% होना ही चाहिए। अनिवार्य रूप से आपको 50% अंक के साथ 12th पास होना चाहिए आपको, तभी आप शिक्षक बन पाओगे। और इसके साथ 2 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए, 2 वर्षीय, अब चाहे वो डीएड हो या बीएड हो, ठीक है ना, ये आगे डिक्लेयर करेंगे। देखिए दोस्तों उसके बाद अथवा दिया है। अथवा के बाद उन्होंने क्या कहा है, अथवा के बाद देखिए 50% अंकों के साथ स्नातक शिक्षा शास्त्र बीएड, जिसमें राष्ट्रीय पात्रता परिषद, देखिए क्या दिया है, शिक्षा राष्ट्रीय परिषद मान्यता प्राप्त संस्थान द्वारा स्नातक की उपाधि प्राप्त की हो, उस पर 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्ति हेतु विचार किया जाएगा। किंतु इस प्रकार अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के 2 वर्ष के भीतर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था द्वारा प्राथमिक शिक्षक के 6 महीने का सेतु या ब्रिज कोर्स करना अनिवार्य होगा। इसका मतलब यह है कि दोस्तों बीएड को मान्यता मिल चुकी है। दोस्तों अब कोई कुछ भी कहे, अब कुछ नहीं होने वाला दोस्तों, बीएड को मान्यता मिल चुकी है, और बीएड से जो पास होगा, जो क्वालिफाई होगा, जो जिसकी जॉब लगने वाली है, उसको 6 महीने के अंदर ब्रिज कोर्स करना होगा, है ना। 6 महीने का एक ब्रिज कोर्स करना होगा जो आपको गवर्नमेंट खुद करवाएगी। जैसे दोस्तों नोइस का जो डीएलएड हुआ था, है ना, NIOUN, जो नोइस का डीएलएड हुआ था वो एक ब्रिज कोर्स के जैसा ही था, ऐसा ही आप लोगों का एक ब्रिज कोर्स कराएगा गवर्नमेंट खुद। दूसरा, अथवा कम से कम 50% अंकों के साथ हाई सेकेंडरी अथवा इसके समकक्ष राष्ट्रीय शिक्षा परिषद मान्यता प्राप्त क्रियान्वित विनिमय 2002 के अनुसार 2 वर्षीय डिप्लोमा। देखिए सीधी बात है कि 2 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर आपके पास बीएलएड होना चाहिए, मतलब बीएससी के साथ 1 साल का बीएड होता है वो होना चाहिए, मतलब 4 वर्षीय डिप्लोमा बीएलएड, है ना, या बीएएलएड होना चाहिए, ठीक है ना, या 2 वर्षीय डिप्लोमा। अब देखिए ये होना चाहिए, देखिए 2 वर्षीय डिप्लोमा, अब चाहे वो डीएड हो या बीएड हो सब मान्य होगा दोस्तों। नोट ये देखिए, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 5% अंकों की छूट रहेगी। यदि आप देखिए, यदि आप एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं और या ईडब्ल्यूएस हैं तो आपके लिए 5% अंकों की छूट रहेगी, मतलब आप 45% अंकों से पास हैं तो भी आपका सिलेक्शन, आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी बात देखिए, संस्कृत पाठशाला से प्रारंभिक शिक्षक संस्कृत के संबंध में संस्कृत साहित्य व्याकरण के साथ मान्यता प्राप्त बोर्ड द्वारा बीएड, या देखिए आप यदि संस्कृत बोर्ड से बीएड या बीएलएड किया है तो भी आपका मान्य होगा। देखिए दोस्तों स्पष्ट बोल दिया, अब यहाँ कोई समस्या कोई दिक्कत नहीं आने वाली कि आप सर डीएड को प्राथमिकता दोगी, बीएड को, सब दोनों को प्राथमिकता है और दोनों लोगों का सिलेक्शन होगा। और दस्तावेज अपलोड करने की दिनांक एक, देखिए अब जो आप दस्तावेज अपलोड करेंगे तो 9/12, देखिए 9/12 का अभ्यर्थी निर्धारित शैक्षणिक योग्यता धारित करना अनिवार्य है। देखिए दोस्तों जब आप दस्तावेज अपलोड करेंगे, अपलोड कब से करना आपको,
9/12 से करना है तो उस टाइम तक आपकी सारी क्वालिफिकेशन पूरी हो जानी चाहिए, चाहे बीएड हो डीएड हो जो भी हो, आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए, बीए बीएससी जो कर रहे हो वो आ जाना चाहिए, 12th 10th जो भी है आपका इस डेट में कंप्लीट होना चाहिए। यदि इनकम्प्लीट है तो बिल्कुल नहीं चलेगा दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं चलेगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ये आयु वाला दे दिया दोस्तों, आयु आपको ये 21 वर्ष अधिकतम, कम से कम कितनी होनी चाहिए दोस्तों, आयु सीमा न्यूनतम 21 वर्ष होना चाहिए। अब इसमें कोई नहीं है, पुरुषों के लिए 43 और ये उसके लिए फिर अलग अलग छूटें दी हैं दोस्तों, तो आप लोग आराम से यहां से देख सकते हो। बाकी न्यूनतम आयु की गणना 1/1/2022 में के आधार पर की जाएगी। देखिए दोस्तों 1/1/2022 के आधार पर की जाएगी, 1 जनवरी के आधार पर की जाएगी। और मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए आयु सीमा में छूट का लाभ अनिवार्य होगा। देखिए दोस्तों, तो इस तरीके से ये तो दोस्तों आप लोग बिल्कुल आराम से पढ़ सकते हैं। और अतिथि शिक्षकों के लिए क्या है दोस्तों, अतिथि शिक्षकों को देखिए मध्य प्रदेश शासकीय शालाओं में कार्य कर चुके अतिथि शिक्षक जिनकी न्यूनतम 3 शैक्षणिक सत्रों में 200 दिवस का कार्य अनुभव प्राप्त हो, अधिकतम आयु 9 वर्ष की छूट रहेगी। दोस्तों कितने वर्ष की रहेगी दोस्तों, इन्हें 9 वर्ष की छूट रहेगी इनके लिए, है ना दोस्तों, 9 वर्ष की छूट रहेगी, है ना। तो ये इस तरीके से आप देख लेना। देखिए महिलाओं के लिए 50% रहेगा, क्या है देखिए रिक्तियों में प्रवर्धित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर और शैक्षणिक के लिए आरक्षण 50%, है ना। भूतपूर्व सैनिकों के लिए कितना रहेगा 10%। तो देखिए जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए 10% की रहेगी। अतिथियों के लिए क्या है 25% पद रहेंगे। कब रहेंगे कि जिन्हें न्यूनतम 3 शैक्षणिक सत्र में 200 दिवस कार्य किया हो अतिथि शिक्षक के रूप में। परंतु अतिथि शिक्षक के लिए आरक्षित पदों की पूर्ति नहीं होने की स्थिति में वो देखिए यदि मान लीजिए जो पद निकाले गए हैं उनमें अतिथि शिक्षक नहीं मिलते तो फिर वो पद किससे भरे जाएंगे, वो जनरल सीट से भरे जाएंगे। उसके बाद दिव्यांगों के लिए क्या है, दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 के मध्य प्रदेश 2017 के अनुसार 6% पदों का आरक्षण प्रत्येक श्रेणी के लिए 1.5 की सीमा के अनुसार होगा। जैसे दृष्टिबंधित और कम दृष्टि वाले, बहरे और कम सुनने वाले, ये लोकोमोटर और सेंसिटिव, ये अलग अलग है ना। तो यहाँ से आप देख लेना, है ना, आप किस उसमें आते हैं। यहाँ पर आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। देखिए दिव्यांगों के लिए सर्टिफिकेट होना चाहिए कितने %, 40% से अधिक वाला होना चाहिए, डिसेबिलिटी वाला, ठीक है ना। और ये यहाँ से आप लोग बिल्कुल आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे वेतन दिया है को 70-80% आपको मिलना है। देखिए वेतन की बात कही है यहाँ पर, है ना। परिवीक्षा का वेतन यहाँ पर दिया है इनने, है ना, कि आपको पहली साल 70%, दूसरी साल 80% और तीसरी साल 90 और चौथी साल आपको पूरा वेतन मिलेगा। देखिए मध्य प्रदेश 2018 के अनुसार 18 में यही पूछा था। अब इसके बाद हम चयन सूची तैयार करने की प्रक्रिया, तो ये चयन सूची तैयार करने की प्रक्रिया यहाँ पर है दोस्तों, यहाँ से आप आराम से पढ़ लेना। उसके बाद देखिए काउंसलिंग की प्रक्रिया क्या है, SC ST OBC के लिए 150 रुपये और जनरल के लिए ये दिए हैं दोस्तों, है ना, 200 रुपये। उसके बाद ये आप 8:30 से 10:30 तक टोल फ्री नंबर पे भी आप कॉल कर सकते हो। यदि कोई दिक्कत आती है तो आप टोल फ्री नंबर पर भी बात कर सकते हो, ठीक है। भर्ती प्रक्रिया का प्रथम चरण में आपको सबसे पहले आप अतिथि शिक्षक की पुष्टि यस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। देखिए दोस्तों क्या दिया है, पात्रता परीक्षा के निर्धारित प्रतिशत उत्तीर्ण ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने अतिथि शिक्षक के रूप में दिवस सत्रों में कार्य किया है, प्रविष्टि MP ऑनलाइन के माध्यम से अतिथि शिक्षक होने की पुष्टि सत्यापन करते हुए अभ्यर्थियों की श्रेणी में यस ऑप्शन पर क्लिक करें। जो अभ्यर्थी इस श्रेणी में नहीं आते उन्हें इस चरण पर कोई कार्यवाही नहीं करना है। देखिए दोस्तों, आप यदि अतिथि शिक्षक हैं, आपके पास अनुभव है, 3 शैक्षणिक सत्र में 200 दिन है, तो ही आप यस करें। और यदि आप उसके बाद यस करते हैं तो हो सकता है कि आपको वहां मेरिट सूची में न रखा जाए, दोनों मेरिट सूची में से किसी में भी न रखा जाए। तो दोस्तों इसलिए आपको सावधानी बरतनी है। उसके बाद ये आज को आराम से पढ़ लेना आप लोग दोस्तों, है ना। इसके बाद हम 3 सेट, देखिए 3 सेटों में तैयार होगा। देखिए स्व प्रतिलिपित 3 सेटों में तैयार। जब आप ज्वाइनिंग लेने के लिए जाएंगे तो सारे डॉक्यूमेंट्सों को 3 सेटों में आपको ले जाना है, 3 सेट उसके बनाकर ले जाना है। दस्तावेजों के सत्यापन के उपरांत अंतिम रूप से आहर पाए गए अभ्यर्थियों की सूची जारी होगी। देखिए सबसे पहले आप लोगों को देखिए सबसे पहले अब क्या आएगी, देखिए सबसे पहले अतिथि शिक्षक पर चयन टिक होगा। उसके बाद आपकी मेरिट सूची जारी होगी। मेरिट सूची के बाद आपके दस्तावेज सत्यापन हो गए। दस्तावेज सत्यापन होने के बाद क्या होगा दोस्तों, अंतिम मेरिट
मेरिट सूची जारी होगी, ठीक है ना। अब अंतिम मेरिट सूची जारी के होने बाद फिर आपको स्कूल को चुनना पड़ेगा, है ना, वो ट्राइबल डिपार्टमेंट या स्कूल शिक्षा डिपार्टमेंट, आप जिसमें देखिए आपके नंबरों के हिसाब से मिलना है दोस्तों, है ना। आप जिसको प्राथमिकता देंगे, आपके जिस कैटेगरी के हिसाब से नंबर आएंगे तो उस कैटेगरी से आपको स्कूल मिलेंगे दोस्तों। ऐसा नहीं है कि आप ट्राइबल क्षेत्र से हैं तो आपको ट्राइबल मिलना अनिवार्य है, या फिर आप स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित है तो स्कूल, ऐसा कुछ नहीं है। आपके जैसे नंबर होंगे उस हिसाब से आपको स्कूल मिलेगा दोस्तों। उसके बाद बात करेंगे, देखिए ये पूरी प्रक्रिया आ गई, कब क्या होना है दोस्तों। देखिए पूरी प्रक्रिया यहां पर आ गई। देखिए दोस्तों, स्थानीय समाचार पत्रों में विज्ञापन 9/10 में 19 अक्टूबर में आया था, 31/10 को ये आज, देखिए आज ही के दिन एमपी ऑनलाइन के माध्यम से क्या हो गई, सूची अपलोड हो गई, है ना। रिक्तियों की अतिथि शिक्षकों के लिए 17/11 से 24/11 तक चलना है। एमपी ऑनलाइन रिक्तियों पर आधारित मेरिट सूची कब जारी होगी दोस्तों, आप लोगों की मेरिट 8/12 में जारी हो जाएगी, है ना। फिर उसके बाद अभ्यर्थियों को दस्तावेज अपलोड करने की कब आ जाएगा, अपलोड आपको करना पड़ेगा 9/12/2000 से 16/12/2000 तक करना होगा। जिला स्तर पर अभिलेखों का सत्यापन कब करवाना है, आपको 21/12 से करवाना है 1 जनवरी तक, है ना। उसके बाद अंतिम चयन सूची जनवरी 2023 में जारी होगी, और अभ्यर्थियों को साला का विकल्प भी 23 में जारी होगा, और फरवरी में जाके आपको नियुक्ति मिल जाएगी। फरवरी में जाके आपको क्या मिल जाएगी दोस्तों, नियुक्ति मिल जाएगी। उपरोक्त तिथियों एवं अनुमानित है, देखिए अनुमानित है, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है। ये दोस्तों अभय वर्मा जी के साइन है ना, यहाँ पर ये इनने अभी अभय वर्मा जी ने साइन कर दी। उसके बाद मेन आता है कि क्या क्या अपलोड किए जाने हैं दोस्तों, क्या क्या अपलोड करने हैं। तो इसके लिए देखिए क्या क्या अपलोड करने हैं, तो यहाँ देखिए प्राथमिक शिक्षक पद हेतु दस्तावेज अभ्यर्थी को अपलोड किए जाने। देखिए जन्म तिथि के लिए 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट भी कर सकते हैं आप, है ना। स्नातक उपाधि, स्नातक की अंक सूची सभी सेमेस्टरों की और सभी वर्षों की लागू है। यदि देखिए सेमेस्टर लागू है तो सेमेस्टर की करनी होगी, और यदि सेमेस्टर लागू नहीं है तो पूरी करना है। लेकिन आरक्षण का लाभ लेने के लिए आपको अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या ईडब्ल्यूएस का जो भी सर्टिफिकेट है वो लगाना होगा, है ना। और ये नवीन और डिजिटल होना चाहिए, ठीक है ना, नवीन और डिजिटल होना चाहिए। 5वें नंबर पर क्या है, 5वें नंबर की बात करें दोस्तों, तो 5वें नंबर की बात करेंगे तो स्थानीय निवासी, है ना, आरक्षण का लाभ लेने की स्थिति में, देखिए यदि आप आरक्षण का लाभ ले रहे हैं तो स्थानीय निवासी लगाना पड़ेगा, है ना। यदि जो मान लीजिए जो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, उनके लिए मूल निवासी आवश्यक नहीं है ना। लेकिन जो यदि स्थानीय है, आप मध्य प्रदेश के हैं और आरक्षण का लाभ ले रहे हैं तो उस टाइम आपको ये लगाना पड़ेगा, है ना। अतिथि शिक्षक अनुभव से संबंधित अधिकारियों द्वारा जारी प्रमाण पत्र लागू, ठीक है ना, ये हो जाएगा, है ना। अतिथि शिक्षकों यदि आपने किया है तो ये आपको करना पड़ेगा। दिव्यांगता भूतपूर्व सैनिक और आहत अधिकारी द्वारा नवीन डिजिटल, ये देखिए दिव्यांगों का भी डिजिटल लागू करना पड़ेगा। बीएड की अंक सूची, देखिए दोस्तों अब क्लियर और हो गया कि बीएड को मान्य किया जा रहा है वर्षों की, और डीएलएड की अंक सूची, तो डीएलएड बीएड दोनों को मान्य किया जा रहा है। आयु छूट का क्या है दोस्तों, आयु छूट की बात करें तो यदि आप आयु छूट वाले हैं तो आप बिल्कुल, आप वो सर्टिफिकेट आपको लगाना होगा। यदि आपका नाम या उपनाम में दिक्कत हुई है, यदि परिवर्तन हुआ है तो आपको शपथ पत्र लगाने होंगे, है ना। और पूरा नाम चेंज कर दिया तो राज्य पत्र में परिवर्तित नाम की प्रकाशन सूची लगानी होगी। तो इतनी चीज आपको लगानी होगी। इस तरीके से आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी दोस्तों। तो लगभग दोस्तों मैंने अपनी तरफ से पूरी आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। तो दोस्तों आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा दोस्तों, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। और जिसने अभी तक स्किप कर करके देखा तो एक बार अच्छे से वीडियो देख लो दोस्तों, क्योंकि बार बार की समस्या खत्म हो जाएगी, फिर आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कुछ समझने की जरूरत नहीं। पूरा मैंने विस्तार से समझा दिया क्या करना है और चरण बाई कर दिया। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।